चलिए देखिए, आइसोमर्स का सबसे आखिरी हिस्सा आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। जिसका नाम है ऑप्टिकल आइसोमर। ठीक है ना। अब ऑप्टिकल आइसोमर क्या है इसको समझ लेते हैं पहले। देखिए, जो नॉर्मल लाइट है, नॉर्मल लाइट, वो नॉर्मल लाइट के पार्टिकल्स का जो ऑक्सीलेशन है वो कुछ इस प्रकार होता है, हर दिशा में होता है। जो सामान्य प्रकाश है जिसको नॉर्मल लाइट बोलते हैं, उस लाइट का के जो पार्टिकल का जो ऑक्सीलेशन है वो हर दिशा में होता है। हम लोग इसको ऐसे समझें कि जो नॉर्मल लाइट है वो उसके पार्टिकल इस वाई एक्सिस पे भी ऑक्सीलेट करते हैं, एक्स पे भी करते हैं, वाई और एक्स के बीच में भी कर रहे होंगे। ठीक है ना। ये पूरा का पूरा हर एक्सिस पर रोटेट करते हुए चलता है। इसको अगर अच्छे से समझना हो, ये काम करते हैं हम लोग यहाँ से लेकर और वहां तक एक धागा बांध लेते हैं। ठीक है ना। एक रस्सी बांध लेते हैं और उस रस्सी में इस तरह का काफी सारा कलम ऐसे लगा दिए। ठीक है ना। और लगा के तब उस रस्सी को इस साइड से ऐसे पकड़ के ऐसे एक बार रोटेट कराइए। जब एक बार उसको नचाइएगा, ये हम आपको बताए हुए थे ऑलरेडी एक बार, 11th क्लास में बताए हुए थे जब हम लोग इसको पढ़े हुए थे ऑप्टिकल आइसोमर्स वहां पे। जब इसको नचाइएगा तो ये कुछ कुछ आपको दिखेगा, कुछ पेन ऐसे खड़ा है, कुछ पेन हल्का सा मुड़ा हुआ है, कुछ और मुड़ा हुआ है, कुछ और मुड़ा हुआ है। ऐसे करते करते ये पूरा का पूरा ऐसे रोटेट के वो आपको एक स्ट्रक्चर दिखेगा। ठीक है ना। तो नॉर्मल जो लाइट जो होती है, जो सन से निकल रही है, जो दूसरे सोर्स से जो लाइट आ रही है, वो लाइट कुछ इसी तरह होती है। उसके पार्टिकल जो है हर डायरेक्शन में ऑक्सीलेट करते हैं, जंप करते रहते हैं। इस तरह के लाइट को हम लोग क्या बोलते हैं? इस तरह के लाइट को हम बोलते हैं अनपोलराइज्ड, अनपोलराइज्ड लाइट बोलते हैं इसको। यानी इसको कहा जाता है अध्रुवित, अध्रुवित प्रकाश। इसके बाद अब इस अध्रुवित प्रकाश को एक खास तरह के डिवाइस से गुजारा जाए। एक खास तरह के डिवाइस से जब इसको गुजारती है, इस अध्रुवित प्रकाश को लिए और एक खास तरह के डिवाइस से गुजारे। मान लेते हैं कि ये यहाँ से वो पूरा ऐसे हर एक्सिस पर ऐसे नाचते हुए लाइट आ रहा है और यहाँ पे हम क्या किए कि एक पेपर लगा दिए और उस पेपर में हम लोग ऐसे बस को सीधे ऐसे फाड़ दिए, एक सीधा पतला स्लिट काट दिए। तो यहाँ से जितने भी आ रहे होंगे वो पार्टिकल, जो कलम आ रहा होगा हर डायरेक्शन से, उसमें से जो सीधा वाला होगा उसको छोड़ दिया जाए, तब बाकी सारा इससे होकर नहीं गुजर पाएगा। जैसे मान लेते हैं ऐसे स्लिट काटा हुआ है और यहाँ से लाइट आया, तो जो सीधा वाला है वही ऐसे आर पार हो पाएगा। जो थोड़ा सा भी टेढ़ा है वो यहाँ पे टकरा क्या होगा, फिल्टर हो जाएगा, यहीं पे गिर जाएगा। तो सिर्फ सीधा वाला क्या होता है, इससे आर पार होकर निकल पाता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर एक मशीन लगाते हैं और वो मशीन क्या करेगा कि इस ये अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइज्ड में बदल देगा। मतलब इसको ऐसा कर दिया कि अब ये लाइट क्या होगा, सिर्फ एक ही अक्ष पे जंप कर रहा है, बाकी सभी को क्या कर दिया गया, छाट दिया गया। ठीक है ना। और अब इस पोलराइज्ड लाइट को हम लेकर जा रहे हैं और एक ऐसे बर्तन से होकर इसको पास कराया गया जिसके अंदर कोई एक केमिकल रखा हुआ था। देखिए, इसके पहले की जो कहानी है वो फिजिक्स वाली कहानी है। फिजिक्स वाले सर आपको फिर से पढ़ाएंगे, कभी ना कभी पढ़ाएंगे। हम लोग यहाँ से लेते हैं, मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एक ऐसा टॉर्च है, कोई एक ऐसा मशीन है जो कि पोलराइज्ड लाइट को फेंकता है। यानी क्या दे रहा है आपको, ध्रुवित प्रकाश आपको दे रहा है। और इस ध्रुवित प्रकाश को एक केमिकल से होकर गुजारा गया। एक शीशा का कंटेनर था, शीशे का एक बर्तन था जिसके अंदर कोई केमिकल भर दिए हैं और उससे होकर इस प्रकाश को क्या कर रहे हैं हम लोग, गुजार रहे हैं। जब इससे होकर इस प्रकाश को गुजारेंगे तो तीन तरह की संभावनाएं आ आएंगी। ठीक है ना। क्या क्या? पहली संभावना ये कहती है कि ये जो लाइट है वो ऐसे सीधे का सीधे ही रह गया। लाइट पहले भी सीधे जा रहा था और सॉल्यूशन से गुजरने के बाद भी क्या हो गया, सीधा ही रह गया। तो हम कहेंगे कि इसका मतलब है कि ये जो लिक्विड जो रखा गया था, जो मटेरियल रखा गया था, वो मटेरियल इस प्रकाश से प्रभावित नहीं हो रहा है, या प्रकाश मटेरियल इस प्रकाश को प्रभावित नहीं कर पा रहा है। तो हम कहेंगे कि इसका मतलब है कि ये दिया गया सबस्टांस क्या है, यह सबस्टांस ऑप्टिकली इनएक्टिव है। दिया गया जो पदार्थ है वो प्रकाशीय रूप से क्या है, निष्क्रिय है। निष्क्रिय समझते हैं, मतलब वो प्रकाश से कोई अभिक्रिया, कोई प्रतिक्रिया दर्शा
नहीं रहा है। प्रकाश के सापेक्ष में देखा जाए तो क्या है, निष्क्रिय है। दूसरा केस ये हो सकता है कि जैसे ही इस केमिकल से होके इस प्रकाश को गुजारा गया, ये प्रकाश अपने दिशा से थोड़ा सा क्या हो गया, ऐसे घूम गया। ठीक है ना। तो घूमने का तो दोनों बगल घूम सकता था, यहाँ पे आपको दाहिने घुमा के दिखाए हैं, हो सकता है वो कहाँ घूम जाए, बाएं घूम जाए। ठीक है ना। तो दो तीन तरह का कंडीशन है हम लोग के पास। पहला कि जब समतल ध्रुवित प्रकाश को, इसको हम बोलते हैं पोलराइज्ड लाइट, को हम बोलते हैं पोलराइज्ड लाइट। जब पोलराइज्ड लाइट को किसी खास केमिकल से गुजारा जाए और गुजरने के बाद भी वो प्रकाश अब उसी तरीके से निकल रहा है जिस तरीके से पहले था, उसमें कोई विचलन नहीं आया, उसमें कोई भी उसका डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ, तब हम कहेंगे कि इसका मतलब ये दिया गया पदार्थ क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है, यानी प्रकाशीय रूप से क्या है, वो निष्क्रिय है। और अगर ये दिया गया पदार्थ उस लाइट को घुमा देता है, चाहे वो दाहिने घुमाए या उसको बाएं घुमाए, बस एटलीस्ट वो सिर्फ घुमा देता है, तो हम कहेंगे इसका मतलब ये दिया गया पदार्थ क्या है, प्रकाशीय रूप से सक्रिय है। ये दोनों पदार्थ क्या हैं, ये ऑप्टिकली एक्टिव हैं। यानी कि प्रकाश सक्रिय पदार्थ हैं ये प्रकाश के रूप से देखा जाए तो क्या है, सक्रिय है। तो प्रकाश सक्रिय पदार्थ कितने तरह के हो गए, दो गो, और निष्क्रिय वो हो गया जो बिल्कुल हिलडुल नहीं रहा है वो। अब ध्यान रखिएगा, जो दाहिने तरफ घूम गया है इसको हम बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी, इसको डी से सूचित करते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, इसको डी से सूचित करते हैं। और जो बाएं साइड में घूम घूम गया उसको हम बोलते हैं लिवो रोटेटरी, उसको एल से सूचित करते हैं। ठीक है ना। कुल मिलाकर हम लोग क्या समझे, फिर से बता रहे हैं। जब एक प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, जब प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, जब समतल ध्रुवित प्रकाश को, मतलब वैसा प्रकाश जिसके कण एक ही अक्ष पे जंप कर रहे हैं, उनको जब एक खास तरह के केमिकल से गुजारा गया और गुजरने के बाद भी वो अपनी स्थिति को बनाए रखते हैं, इसका मतलब है कि वो उस रासायनिक पदार्थ से प्रभावित नहीं हुए हैं, वो क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव हैं, यानी प्रकाशीय रूप से क्या है, वो निष्क्रिय हैं। और अगर वो प्रभावित हो जाएंगे तो दाहिने चाहे बाएं वो घूम जाएगा। जब दाएं या बाएं वो घूम रहा है, अगर वो घूम रहा है दाहिने तो हम बोलेंगे कि वो डेक्स्ट्रो है, अगर वो घूम रहा है बाएं तो क्या है, लिबो है। ठीक है ना। एक लिबो रोटेटरी और एक कौन सा हो गया, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ऐसे याद करने के लिए ध्यान रखिएगा, डी से दाहिने होता है, एल से लतरी होता है। ठीक है ना। ये बहुत बहुत 11th का ही चीज है। एक आपको बात बता दे रहे हैं, बाकी लोग ये सारी चीजें हम लोग 11th में पढ़े हुए हैं, ये कोई चीज ऐसा नहीं है जो 12th का है, पूरा का पूरा 11th का था। अब एक बात बताइए, आपको हम कोई पदार्थ दे दें और बोलें कि बताइए ये दिया गया पदार्थ, क्या ये दिया गया पदार्थ ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं है, दिया गया पदार्थ क्या प्रकाशीय रूप से सक्रिय है कि नहीं है। एक तो उपाय है कि आप एक्सपेरिमेंट कीजिए, एक और उपाय है हमारे पास जो बिना एक्सपेरिमेंट किए भी बता देगा। वो क्या है, मिरर इमेज बना के। ठीक है ना। हम लोग कहेंगे कि अगर आपको कोई केमिकल दे दिया गया, कोई दे दिया गया कि बताइए MAB2C2 ऐसा कोई कंपाउंड दे दिया गया, और आपसे कहा गया कि बताइए ये दिया गया जो पदार्थ है ये ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं, प्रकाशीय रूप से ये पदार्थ सक्रिय है कि नहीं है, या बताइए। तो इसके लिए हम लोग कहेंगे क्या कि इतना ज्यादा मेहनत नहीं करेंगे, पूरा एक्सपेरिमेंट करने की आवश्यकता नहीं है, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, वो इमेज बना के देखेंगे। देखिए वो कौन सा है। अगला हम लोग जो चलते हैं वो पढ़ने, वो क्या है, मिरर इमेजेज, मतलब शीशा में फोटो बना के देखना है हम लोग। ठीक है ना। जैसे बड़ा ही आसान चीज है, अगर हम लोग मान लेते हैं कि एक एक कोई ऐसा कंपाउंड रखें जिसका फोटो कुछ ऐसा दिख रहा था ए की तरह, और इसका हम लोग इमेज बना दिए, तो इस ए का इमेज कैसा बनेगा, बिल्कुल ए की तरह बनेगा। इस ए को अगर खींच के लेकर आए तो इसके ऊपर पूरा का पूरा ढक देगा कि नहीं ढक देगा, ढक देगा ना। तो इसको हम बोलते हैं, अगर ये हमारा प्रतिबिंब इस वस्तु को ढक देता है, अगर इमेज जो है ऑब्जेक्ट को ढक देता है, तो इसको हम बोलते हैं सुपर
इम्पॉसिबल इमेज। यानी हम कहेंगे कि यह क्या कर रहा है, उसको अध्यारोपित कर दे रहा है, अध्यारोपित कर देगा। ये जो फोटो है क्या कर देगा, उसको अध्यारोपित कर देगा। अगर आपका फोटो अध्यारोपित कर दे रहा है, यानी कि इसको सुपर इम्पोज कर दे रहा है, एकदम उसके ऊपर ढक दे रहा है, तो हम कहेंगे कि यह दिया गया पदार्थ, यह दिया गया पदार्थ क्या था, काइरल था। लिखते हैं चीरल, पढ़ते हैं काइरल। ये क्या है, ये काइरल कंपाउंड है। ये पदार्थ कैसा है, काइरल है। पहला बात, आपको क्या करेगा, आपको क्वेश्चन दे देगा, बोलेगा बताइए दिस कंपाउंड इज काइरल और नॉट। दिया गया पदार्थ जो काइरल है कि नहीं है। तो आप कैसे पता लगाएंगे, उसका फोटो बनाएंगे और फोटो बना के चेक करेंगे कि क्या वो उसको सुपर इम्पोज कर पा रहा है या उसको सुपर इम्पोज नहीं कर पा रहा है। अगर सुपर इम्पोज कर देगा तो काइरल है, अदरवाइज वो काइरल नहीं है। भारी बात है ये, ठीक है। फिर कहेंगे कि अगर वो काइरल हो गया, इसका मतलब है, अरे यार शिट, ये काइरल है ना, एक काइरल इसको बोलते हैं, उल्टे बोल दिए। ये क्या है, एक काइरल है, यानी कि एक काइरल नहीं है, उल्टे बोलिए। ओवरलैप कर दे रहा है ना, ओवरलैप जब कर देगा तो हम क्या बोलेंगे, एक काइरल बोलेंगे, वो काइरल नहीं है, ठीक है ना। एक और केस बनता है, एक और स्थिति हो सकती है कि हम एक कोई ऐसा ऑब्जेक्ट रख दें जिसका इमेज, जैसे यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रख दिए और अब हम क्या करेंगे, इसका इमेज बनाएंगे। अब इसका इमेज देखिए कैसा बना। अब इसको लेकर आइएगा तो क्या इसको ढक पाएगा, नहीं, पूर्णतः नहीं ढकेगा। इसको हम बोलेंगे नॉन सुपर इम्पॉसिबल इमेज। मतलब ये उसको अध्यारोपित नहीं कर रहा है। यहां पर हम क्या लिखेंगे, अध्यारोपित नहीं करेगा, यह अध्यारोपित यहां पर नहीं करेगा। आज जब अध्यारोपित नहीं करेगा तो ये दिया गया पदार्थ क्या कहलाएगा, यहां पर ये इसको बोलेंगे काइरल है। ये पदार्थ क्या है, काइरल है। अब काइरल है तो इसका मतलब ये दोनों चीजें दो हो गई, अब एक तो नहीं है, ये दोनों क्या है, अलग अलग है। अच्छा अलग अलग है लेकिन एक ही तरह के पदार्थ से मिलकर बना होगा ना, तो हम कहते हैं कि ये दोनों एक क्या है, दोनों के दोनों क्या है, आइसोमर्स है, ये मिरर आइसोमर्स है। ये क्या है, ये मिरर आइसोमर्स है। और मिरर आइसोमर्स को हम लोग लिखते हैं इनएंशोमर। इसका नाम क्या है, ना इसको हम बोलते हैं दर्पण ये दर्पण समन्वय है, ठीक है ना। मतलब ये भी एक तरह के आइसोमर ही हैं, लेकिन वो कौन से हैं, ये मिरर वाले हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, इनएंशोमर्स बोलते हैं। ये और ये दोनों क्या इनएंशोमर्स हैं। और एक और बात ध्यान रखिएगा, अगर अध्यारोपित नहीं करेगा तो इसका मतलब है कि ये जो दिया गया पदार्थ है, अध्यारोपित नहीं करने वाले जो दिया गया पदार्थ है, ये जो ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, ये ऑप्टिकली एक्टिव है, यानी कि प्रकाश सक्रिय है। अभी थोड़ी देर पहले हम तो पढ़ रहे थे ना कि अगर कोई पदार्थ दिया गया है आपके पास और बताना है कि क्या वो ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं है, तो कैसे पता लगाएंगे। तो देखो तरीका था कि लाइट घुमा दे रहा है कि नहीं घुमा रहा है, घुमा देगा तो एक्टिव है, नहीं घुमा रहा है तो इनएक्टिव है। तो हर बार लाइट को घुमा के देखना टफ है, इसलिए अच्छा है कि उसका फोटो बनाइए, उसका फोटो बना के चेक कीजिए कि क्या उसका इमेज जो है, मिरर इमेज, उसको पूरा का पूरा ढक पा रहा है कि नहीं ढक पा रहा है। अगर पूरा का पूरा ढक दिया तो इसका मतलब है कि वो क्या है, वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। यानी कि प्रकाशीय रूप से वो क्या है, प्रकाश निष्क्रिय पदार्थ है, वो प्रकाशीय रूप से सक्रिय नहीं है। लेकिन अगर वो नहीं ढक पा रहा है, इसका मतलब वो क्या हुआ है, वो प्रकाशीय रूप से क्या है, सक्रिय है। ये भारी बात है, समझ में आ रहा है आपको। अब प्रकाश सक्रिय पदार्थ को अगर बनाना हो तो कैसे बना के देखेंगे, तो एक दो एग्जांपल आपको बना के दिखाते हैं। आप देखिए और बताइए कि वो दोनों जो हैं वो प्रकाश सक्रिय हैं कि, हटा दे इसको, यहाँ देखिए, इसको हम भेज देंगे, यहाँ देखिए। हम लोग कहेंगे क्या,
देखिए हम लोग क्या कहेंगे कि मेरे पास मान लेते हैं कि एक कंपाउंड था, M, ऑक्टाइडल कंपाउंड है। यहाँ पर रख देते हैं हम लोग A, यहाँ भी A, यहाँ पे B, यहाँ पे B, यहाँ भी A और यहाँ भी A, ठीक है ना। और तब कहा जाए कि इसका इमेज बनाइए। क्या लग रहा है इसका इमेज जो बनेगा वो इमेज कैसा दिख रहा होगा? वो सेम टू सेम ऐसा ही बनेगा। आज जो इमेज बनेगा वो इस कंपाउंड को पूरा का पूरा ढक देगा। जैसे इसका इमेज बना रहे हैं, देखिए अब हम लोग इसका इमेज बनाए M, यहाँ पे होगा A, यहाँ पे A, यहाँ पे A, यहाँ पे ऊपर में B और नीचे भी। अब इसको जब लेकर आइएगा तो पूरा एक दूसरे के ऊपर क्या होगा, ढक देगा, चढ़ जाएगा। तो हम लोग क्या कहेंगे, इसका मतलब क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव है? नहीं, ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं, ये क्या है, इनएक्टिव है। क्या ये इनएंसोमर दिखा रहा है? इसका मतलब क्या इसको ऑप्टिकल आइसोमर्स कहेंगे? नहीं, इसके ऑप्टिकल आइसोमर्स पॉसिबल नहीं है। दूसरा, एक दूसरा केस देखते हैं हम लोग। इसी तरह के कंपाउंड का एक और फोटो बनाते हैं, देखिए हल्ला नहीं कीजिए। एक ऐसा कंपाउंड बना दिए, ठीक है ना। और अब कहा जाए किसके इमेज बनाइए, इसका बी इधर होगा और सारे ए जो हैं वो इधर होंगे। अब बताइए क्या ये एक दूसरे को ढक पाएगा? नहीं। इसका ए जब आएगा तो इसका बी इस साइड हो जाएगा, ए इधर जा चला जाएगा, यानी ये दोनों एक दूसरे को नहीं ढक पाएंगे। यानी ये क्या है, ये ऑप्टिकली एक्टिव है। अब जब ऑप्टिकली एक्टिव है तो ये दोनों क्या कहलाएंगे, इनएंसोमर्स कहलाएंगे। अच्छा, जब इनएंसोमर्स कहलाएंगे तो एगो अगर इसमें से एल होगा तो दूसरा कौन, एगो डी हो जाएगा। कोई एगो एल होगा। अब हम ये नहीं बता पा रहे हैं कि कौन सा एल है इसमें, तो कोई एक अगर दाहिने घुमा रहा है तो दूसरा निश्चित रूप से क्या घुमाएगा, बाएं की तरफ घुमाएगा, ठीक है ना। इतना सारा पढ़ने के बाद अगर इससे क्वेश्चन आता है तो बिहार बोर्ड एक क्वेश्चन पूछेगा जो एग्जांपल नंबर 9.6 में दिया हुआ है, 9.16। चलिए बना लीजिए, क्वेश्चन लिखिए, ड्रॉ, क्वेश्चन लिखिए। ड्रॉ ऑल स्टेरियो आइसोमर्स ऑफ फॉलोइंग। निम्नलिखित के सभी त्रिविमीय समावयी संरचनाओं को बनाएं। निम्नलिखित के सभी त्रिविमीय समावयी संरचनाओं को बनाएं। निम्नलिखित के सभी त्रिविमीय समावयी संरचनाओं को बनाएं। एक हाइपोथेटिकल कंपाउंड ले रहे हैं ताकि आपका कॉपी का क्वेश्चन है उसको आप बना लीजिएगा घर पे जाके। MOX2 B2। OX का मतलब यहाँ पे क्या है, ऑक्जिलेट है। बाकी M माने मेटल आयन, B कोई एक और लिगेंड है दूसरा। और बताइए कि इसके कितने स्टेरियो आइसोमर्स बन सकते हैं। स्टेरियो समझते हैं, स्टेरियो का दो पार्ट था, एक ज्योमेट्रिक था और ये कौन सा था,
चलिए हम बना रहे हैं। देखिए MOX2B2, OX जो है एक बाइडेंटेड लिगेंड है। क्या लग रहा है कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा वहां पे? 6 होगा। ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बनेगा इसका। देखिए ऑक्टाहेड्रल बना रहे हैं यहाँ पे हम। यहाँ हम लिख देते हैं M को, और जो अप्रोचिंग लिगेंड है वो इधर से आ सकते हैं, इधर से। एक बार हम लोग B को ऊपर बना लिए, एक B को इधर बना लिए, एक OX को यहां पर लिखते हैं, एक OX को हम लोग यहां पर लिखते हैं, ऐसे। एक ये स्ट्रक्चर बन गया इसका। इसका एक और स्ट्रक्चर हम लोग बना सकते हैं, वो कौन सा? ये कौन सा स्ट्रक्चर बताइए? ट्रांस है। इसका एक सिस फॉर्म भी बना सकते हैं हम लोग। ऐसे। तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर दिख रहा है वो कौन सा आपका? ट्रांस है। यहाँ पे जो स्ट्रक्चर दिख रहा है वो कौन सा है? इससे। ये बनाना क्या था इसमें? स्टेरियो बनाना था। तो स्टेरियो बनाने में तो एक तो हम लोग GI बना दिए दोनों का। अब GI बनाने के बाद अब एक बार और चेक कीजिए कि क्या इन लोगों का ऑप्टिकल आइसोमर्स पॉसिबल है। तो अगर आप इसका ऑप्टिकल आइसोमर बनाने जाइएगा इसके वाले का, तो जो इसका इमेज बनेगा वो सेम इमेज बन जाएगा। इसके में सेम बनेगा कि नहीं बनेगा? तो क्या इसका ऑप्टिकल आइसोमर्स हो सकता है? नहीं हो सकता। इसका अगर इमेज बनाने जाइएगा तो इसका इमेज क्या होगा? इसका डिफरेंट इमेज बनेगा। तो इसका जो डिफरेंट बनेगा इसको बनाइए। देखिए यहां पर ये दो टाइप के इमेजेस बनेंगे। तो इसके कुल कितने स्टेरियो पॉसिबल होंगे? टोटल स्टेरियो पूछा है नहीं, GI प्लस OI दोनों पूछा है। यहाँ पे आपसे ज्योमेट्रिक भी पूछ रहा है और ऑप्टिक भी पूछ रहा है, दोनों पूछा है। तो पहले ज्योमेट्रिक बना लीजिए। तो दो ज्योमेट्रिक आइसोमर्स बन गए। अब इन दोनों ज्योमेट्रिक आइसोमर्स में इसके वाले का ऑप्टिक नहीं होगा, लेकिन इस वाले का ऑप्टिक आइसोमर होगा। तो टोटल कितने आइसोमर स्ट्रक्चर बने? 3। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 3 होगा। यही तीनों स्ट्रक्चर के बनेंगे। एक नॉर्मल ट्रांस, एक सिस, और सिस का एक एनांशोमर बन जाएगा। ठीक है। कुल कितने स्ट्रक्चर बन गए? 3 को बने। बस इसमें वो भारी वाला क्वेश्चन यही था। यहां तक जाके हम लोग अपना ऑप्टिकल आइसोमर क्या कर दिए? समाप्त कर दिए। अब सुनिए, कितने तरह के अभी तक स्ट्रक्चर, कितने तरह के आइसोमर्स पढ़े थे हम लोग। सबसे पहले स्ट्रक्चर आइसोमर्स को दो भागों में बांटा गया था। एक को बोला गया था स्ट्रक्चरल आइसोमर, और एक को बोला गया था स्टेरियो आइसोमर। स्ट्रक्चरल के अंदर गए हम लोग तो आयनाइजेशन था, ठीक है ना। उसके अलावा कौन सा था? लिंकेज था। इसके बाद हाइड्रेट था, और एक हमारे पास कोऑर्डिनेट था। 4 गुजर था। स्टेरियो में तो स्टेरियो में 2 गो था। कौन कौन? एक हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमर, और एक हमारा हो गया ऑप्टिकल आइसोमर। एंड टोटल इतने आइसोमर्स हम लोग पढ़ चुके हैं। और यहाँ पे जाकर आइसोमर क्या हो गया? समाप्त हो गया। क्या हुआ? यहाँ पे जाकर हम लोग आइसोमर क्या हो गया? समाप्त। टोटल कितने इमेजेस हो गए यहाँ पे? 3 इमेजेस। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। अगला जो हम लोग का टॉपिक हम लोग क्या पढ़ना है? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है ना। और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी स्टार्ट करेंगे। ये हो गया इतना। आगे बढ़ा जाए।
देखिए सुनिए, कुछ नया है, हालांकि ऑलरेडी 11th में पढ़ा हुआ टॉपिक है। अगर 11th में आप लोग पढ़े हुए हैं तभी आप लोग थोड़ा सा कंफर्टेबल इसमें रहेंगे, नहीं तो ज्यादा दिमाग पर लोड पड़ना है वाजिब है इसमें। क्या कहेंगे हम लोग कि जो कहीं भी कोऑर्डिनेट या कोवैलेंट बॉन्डिंग होती है तो उस बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करने के लिए यही ना तथ्य सामने आता है कि एक हमारे पास इधर ऑर्बिटल होगा कि इधर दोनों ऑर्बिटल जाके एक दूसरे में क्या होंगे, पेनिट्रेट कर गए होंगे। याद आ रहा है? यहाँ पे कक्षकों का आच्छादन, ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स करके एक टॉपिक पढ़े हुए थे हम लोग 11th क्लास में, पढ़े हुए थे ना। बात करते हैं हम लोग पहले कोऑर्डिनेट का। तो कोऑर्डिनेट में बॉन्डिंग को समझाने के लिए पहले आया है वर्नर थ्योरी, और वर्नर थ्योरी में बताया गया है कि एक कोऑर्डिनेट कंपाउंड, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दो तरह की वैलेंसी को शो करता है, एक प्राइमरी दिखाता है और एक सेकेंडरी दिखाता है। उसके बाद वो बताया कि प्राइमरी जो है आयनाइजेबल है जबकि सेकेंडरी आयनाइजेबल नहीं है। ये सब बातें हुई थी ना। लेकिन बहुत सारी बातों का जवाब वर्नर थ्योरी में नहीं मिला। जैसे कोई दिया गया कंपाउंड, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, क्या वर्नर थ्योरी इसके बारे में कुछ बताया था? नहीं, ये बात नहीं पता चला कि कोई कंपाउंड K4FeCN6 इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, ये वर्नर थ्योरी में पता नहीं चला। हम ये पूछना चाहें कि K4FeCN6 में हाइब्रिडाइजेशन क्या था, ये भी वर्नर थ्योरी नहीं बता पाया है। इसके अलावा अगर हम आपसे ये पूछें कि K4FeCN6 का रंग क्या होगा, उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, उसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, वो इनर कंपाउंड है कि आउटर कंपाउंड, इनर ऑर्बिटल कंपाउंड है कि आउटर ऑर्बिटल कंपाउंड है, वो हाई स्पिन है कि लो स्पिन है, ये कोई जानकारी जो है वो वर्नर थ्योरी के पास नहीं है। तो अब हमें क्या हुई, एक नए थ्योरी की आवश्यकता पड़ रही है जहां पे हम लोग अच्छे से इसके बॉन्डिंग को समझ सके। कौन सा थ्योरी है? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को पॉलिंग नाम के एक साइंटिस्ट ने दिया था, और पॉलिंग ने कहा था, सुनिए ध्यान से, पॉलिंग ने कहा था कि ये जो बॉन्डिंग है, ये बॉन्डिंग इसलिए हो पाती है क्योंकि जो हमारा बीच का जो सेंट्रल मेटल एटम है, सुनिए ध्यान से, सेंट्रल मेटल एटम क्या करता है, ये अपने इलेक्ट्रॉनों को रिलीज कर देने के बाद इसके पास पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब पॉजिटिव चार्ज को ये चाहता है कि मेरे ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं रहे, इसलिए दूसरे लोगों से इलेक्ट्रॉन लेना स्टार्ट करता है। ये पहली बार है जहां पे आप देख रहे होंगे कि मेटल जो है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहे हैं। इसके पहले कोई एग्जांपल आपको नहीं दिखा होगा जहां पे मेटल क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। ये मेटल क्या किया, इलेक्ट्रॉन लेना शुरू किया। तो लेगा कैसे, तो पहले ये मान लेते हैं आप किसी को बुला रहे हैं अपने पास, तो पहले उसके लिए जगह तैयार कीजिएगा। तो सबसे पहले मेटल क्या करता है कि अपने पास जगह तैयार करता है, किस बात का? तो देखिए यहाँ पे जो लिगेंड अप्रोच कर रहे हैं, इन लिगेंड के पास इलेक्ट्रॉन जो भी आ रहे हैं, दो दो इलेक्ट्रॉन लेके आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? तो अगर दो दो इलेक्ट्रॉन वो लेके आ रहे हैं तो इसके पास जगह होना चाहिए ना, वैकेंट स्पेस होना चाहिए ताकि उन इलेक्ट्रॉनों को रख सके। तो जो मेटल एटम है पहले वो स्पेस अवेलेबल कराता है, जगह तैयार करता है कि लिगेंड आके अपना इलेक्ट्रॉन दे सके। जगह तैयार करने के बाद जब वो ऑर्बिटल रेडी हो जाएगा, खाली हो जाएगा, तो इधर से लिगेंड का ऑर्बिटल आया, इधर से मेटल एटम का ऑर्बिटल है, अब वो दोनों आके एक दूसरे में पेनिट्रेट कर जाएंगे, ऐसे ओवरलैप हो जाएंगे। और इस तरह यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन था, ये एकदम खाली था, जब इसमें ओवरलैप हो जाएगा तो दो इलेक्ट्रॉन पे इसका भी अधिकार होगा, इस वाले का भी अधिकार हो जाएगा, और यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है ना? तो यहाँ पे पहले, यहाँ पे मेटल एटम क्या किया है, पहले मेटल एटम स्पेस से अवेलेबल कराया है। ठीक है ना? चलिए इसके पोस्टुलेट को पढ़ते हैं हम लोग। पोस्टुलेट इंपॉर्टेंट है, एक बार इसको ध्यान रखिएगा। 6 या 7 पोस्टुलेट्स हैं इसके अंदर, ठीक है ना? सातों को याद रखिएगा। VBT आ सकता है क्वेश्चन आपसे कि VBT के अवधारणाओं को लिखें, राइट पोस्टुलेट्स ऑफ VBT, ऑल्सो राइट इट्स डिमेरिट, और इसकी कमियों को भी लिखें। इन दोनों चीजों को हम लोगों को पढ़ना है, तो आप क्या करेंगे, इसको अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है ना? सबसे पहले देखिए VBT क्या है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वाज डेवलप्ड बाय लाइनस पॉलिंग। लाइनस पॉलिंग के द्वारा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को क्या बनाया गया था या दिया गया था। The main assumption made by him was that the metal ligand bond are formed by donating of electron pair by ligand to metal and thus form a coordinate bond between metal and ligand। ये कह रहा है, लाइनस पॉलिंग ने कहा था, वो पहले कुछ माने थे, वो क्या मान रहे हैं कि जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का जो फॉर्मेशन होता है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बनने से होता है। अब ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड किसके किसके बीच में बनता है, मेटल एटम और लिगेंड के बीच में बनता है।
जहां पे लिगेंड जो है डोनर है वो इलेक्ट्रॉन लेके आ रहा है देने के लिए, और मेटल एटम क्या है, एक्सेप्टर है। इसके बाद वैकेंट ऑर्बिटल है। मेटल एटम अपने वैकेंट ऑर्बिटल में डोनर के इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा इस मेटल में और इस लिगेंड में क्या होगा, एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये बॉन्ड कौन सा है, डेटिव बॉन्ड है या कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, ठीक है ना। इसमें कुछ एजम्पशंस हैं, कुछ मानी गई बातें हैं, वो बातें नीचे लिखी गई हैं। सबसे पहली बात, द सेंट्रल मेटल कटायन और एटम, जो बीच वाला जो मेटल एटम होता है या जो आयन होता है, मेक्स अवेलेबल ए नंबर ऑफ वैकेंट एस पी और डी ऑर्बिटल्स। अब मान लेते हैं कि हमको किसी से बॉन्ड बनाना है और मेरे पास जगह नहीं है, कोई लेके आ रहा है 2 इलेक्ट्रॉन रखने के लिए, और मेरे पास पहले से 1 इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है। एक ऑर्बिटल की कैपेसिटी कितने इलेक्ट्रॉन की होती है, 2 की होती है। जैसे p के पास टोटल कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, px py और pz। आज तीनों को मिला दिया तो p की क्षमता कितनी हो गई, 6 की हो गई। अगर हम कहें कि हम 1 इलेक्ट्रॉन हम लेके आ रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन डालने के लिए p में, तब पहले p को अपना ऑर्बिटल खाली करना पड़ेगा ताकि उसमें वो क्या कर सके, इलेक्ट्रॉन ले सके। बात समझ में आ रहा है, क्योंकि उसकी जब देंगे तो 2 को दे रहे हैं, तो आपके पास पहले से 1 पड़ा हुआ है, तो आप कैसे लीजिएगा उसमें इलेक्ट्रॉन। आपको क्या चाहिए, खाली बॉक्स चाहिए। तो पहले सेंट्रल मेटल एटम क्या करता है, अपने कुछ बॉक्स को सिलेक्ट करता है, कहीं मालिक तो वही है, वही ना बताएगा कि किसमें हमको इलेक्ट्रॉन लेना है। तो सेंट्रल मेटल एटम क्या करता है, पहले अवेलेबल कराता है, पहले तैयार करता है खाली बॉक्सों को, खाली ऑर्बिटल्स को। कौन कौन में, एस में, पी में और डी में। खाली खाली वाले को चुनता है कि एगो एस, 2 पी, चाहे 3 पी, 2 डी, ये जाओ तुम लोग जाके इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लो। बात समझ में आ रहा है ना। और ये ध्यान रखिएगा कितने बॉक्सों को खाली कराता है, इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर टू फॉर्म कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड विथ लिगेंड। कितने बॉक्स को खाली कराएगा। तो एक बात देखिए, मान लेते हैं कि ऑक्जिलेट आयन आया, वो 2 तरफ से घेर रहा है, एक ऑक्जिलेट आयन। तो 2 तरफ से घेरने का मतलब है वो एक बार में 2 सेट इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो आपको कई गो बॉक्स चाहिए, 2 बॉक्स चाहिए ना। 2 इलेक्ट्रॉन लेने के लिए आपको 2 इलेक्ट्रॉन लेने के लिए, एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन लेने के लिए आपको 1 बॉक्स चाहिए था। कोई 2 जोड़ा इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो 2 बॉक्स चाहिए कि नहीं चाहिए। यानी जितना कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, अगर किसी को 4 तरफ से घेरा जा रहा है, यानी 4 जोड़ा इलेक्ट्रॉन दिया जा रहा है, तो कई गो बॉक्स चाहिए उसको, 4 गो बॉक्स चाहिए। यानी जितने तरफ से घेरा जाएगा उतने ही बॉक्स हमें अवेलेबल कराने होंगे। ये जिम्मेवारी किसकी है, सेंट्रल मेटल एटम की है कि वो कहां से बॉक्स अवेलेबल कराता है। यहाँ देखिए, these vacant atomic orbitals of metal are hybridized to form a new set of equivalent bonding orbitals called hybrid orbitals. These orbitals have same geometry, same energy and definite directional property. मतलब क्या हुआ, जैसे आयरन जो मान लेते लोहा ही था, और लोहा कहा कि भाई हमको 4 गो बॉक्स खाली करना है क्योंकि 4 गो लिगेंड मेरे पास आ रहे हैं। तो क्या किया, 4 गो बॉक्स खाली किया। एग्जाम्पल मान लेते 1 गो एस और 3 गो पी खाली कर दिया। तो अब देखिए एस क्या होता है, एस आकार में छोटा होता है, आप जानते हैं बस। और पी क्या होता है, पी आकार में बड़ा होता है। अब आपको जब बॉन्ड बनाना है तो सारे बॉन्ड एक जैसे होने चाहिए। अब अच्छा एक छोटा एग्जाम्पल और देते हैं, मान लेते हैं आपका घर पेंट हुआ और लाल रंग में से थोड़ा सा बच गया, थोड़ा सा ब्लू में से बच गया, थोड़ा सा पीला में से बच गया। अब आपको कोने को सामान पेंट करना है, कोई स्टडी टेबल उसको पेंट करना है। तो आप सोचेंगे ललका से पेंट, ललका से पेंट किया, ललका कुछ दूर में खत्म हो गया, तो फिर पियरका से किए, फिर बचलका से किए, तो चितकावट टाइप का हो जाएगा, अजीब दिखेगा। मेरे बात समझ में आ रहा है। इससे अच्छा है कि सबको एक में मिला लीजिए। जब उन तीनों को मिक्स करेंगे तो एक नया सेट बन के तैयार होगा, एक नया रंग बनेगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, जितना पहले मान लेते हैं तीनों में से 20-20 ml बचल था, तो तीनों जोड़ के 60 ml था, तीनों मिला देंगे तो वो तो 60 ml न रहेगा। तो ज्यादा बेहतर तरीका यही ना है कि यूज करने के पहले उसको फेंट लें, फेंट के क्या बना दें, एक जैसा कर लें। जब फेंट देंगे तब पूछेंगे मैं ललका कहने, तो ललका आपको मिलेगा। अब वो नहीं मिलेगा, उसके पास नया नेचर आ चुका है, क्योंकि अब वो पुराना वाला नहीं है। तो ठीक वही काम करता है कौन, हमारा मेटल एटम भी। मेटल एटम का किया क्या कि पहले देखा कि हमारे पास 4 गो आ रहा है सब, तो 4 गो ऑर्बिटल अवेलेबल कराया, और मान लेते हैं 1 गो ए 3 गो पी अवेलेबल करा लिया। अब क्या करेगा, इसके पहले कि 1 गो ए 3 गो पी से लोग आके बॉन्ड बनाए, उस तीनों को पकड़ के फेंट देगा एक में। और मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स को क्या बोलते हैं हम लोग, सुबह में लेकर जवाब दे दिया ऐसा। मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स क्या बोलते हैं, सही बोल रहे बोलिए ना।
हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं उसको। ऑर्बिटल को आपस में फेंटना क्या कहलाता है? संकरण कहते हैं उसको। तो हम क्या करेगा मेटल एटम कि पहले चार को अवेलेबल कराया, चारों को फेंट दिया, और चार को फेंट के जो नया चार को बनाएगा उसको हम बोलेंगे कि वो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स तैयार हो गए। अब वो चार को ऑर्बिटल बना के दे दिया, नया बनाया, वो नया सेट है, वो उसमें पुराना वाला गुण नहीं है, वो क्या है? नया गुण है। नया गुण है, उसका आकार पहले से की तुलना में अलग होगा, उसका दिशा पहले से अलग होगा, ठीक है ना। यानी कि पहले मान लेते हैं कि पी कह रहा था कि पी एक्स पी वाई और पी जेड के बीच में 90 डिग्री है, तब फेटाने के बाद पी एक्स पी वाई पी जेड खत्म हो चुका है, यानी जरूरी नहीं है कि वो 90 डिग्री पर हो, उसका एंगल कुछ अब दूसरा हो जाएगा, ठीक है ना। अगला पॉइंट देखिए क्या कर रहे हैं। The bonding in metal complexes arises when a filled ligand orbitals containing a lone pair of electron overlaps a vacant hybrid orbitals on the metal cation or atom to form coordinate covalent bond. जब वो मेटल अपने जगह को अवेलेबल करा दिया, तब लिगेंड आया इलेक्ट्रॉन का जोड़ा लेकर, और अब बॉन्डिंग होने की बात हो रही है। तो यहाँ पे वो अवेलेबल करा दिया स्पेस, और मेटल जो है इलेक्ट्रॉन लेके आया, और जो अवेलेबल कराया तो उसमें आके अपना इलेक्ट्रॉन डाल दिया, और इस तरह से इन दोनों बीच में क्या बन गया? बॉन्ड बन गया। क्लियर ये बात? अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग। अगला पॉइंट क्या कहता है? जो each ligand has at least one orbital containing a lone pair of electrons. लिगेंड बनने के लिए कोई शर्त था, आपको याद है पहले हम बोले थे कि लिगेंड के पास कम से कम एक लोन पेयर जरूर होना चाहिए, चाहे वो लिगेंड निगेटिव हो, पॉजिटिव हो या न्यूट्रल हो, लिगेंड के पास निश्चित रूप से एक लोन पेयर नहीं रहेगा तो देगा कुछ ही। बात समझ में आ रहा है ना। तो लिगेंड के पास एक लोन पेयर पक्का होता है। और जो पॉलिंग थे, पॉलिंग ने इन लिगेंडों को दो भागों में बांट दिया है। पॉलिंग ने क्या किया? लिगेंड को दो भागों में बांटा है। एक को उन्होंने बोल दिया है स्ट्रॉन्ग लिगेंड, और एक को बोल दिया उन्होंने वीक लिगेंड। सवाल यह है कि आप कैसे पहचानेंगे कि दिया गया लिगेंड स्ट्रॉन्ग है कि वीक है? पहचान में आना चाहिए। तो फिलहाल के लिए एक उपाय हम लोग कर लेते हैं। उसके लिए एनसीईआरटी लाए आप लोग भी? एनसीईआरटी लाए हैं? खोलिए एनसीईआरटी, निकालिए तेजी में, निकालिए तो एनसीईआरटी। एनसीईआरटी निकालिए तेजी में। एनसीईआरटी में जहां पे वीवीटी है उसके आगे पता है कि कौन सा चैप्टर चल रहा है? कितने लोगों को पता है? सबसे लास्ट चैप्टर है, फर्स्ट बुक का सबसे लास्ट चैप्टर है। आपको विश्वास नहीं होगा, हमको पूरा विश्वास है अंदर से इस बात पर कि बहुत लोगों को नहीं पता होगा कि कौन सा चैप्टर है। ईमानदारी से बताइएगा लोग, किसको किसको नहीं पता है। बहुत ज्यादा किताबें नहीं किना है, तो जाएगा 6 महीना बीत गया, 6 महीना और ही पास कर देंगे। लाइए फूल मत देखिए, लाइए बता रहे के नहीं। लइकाई में किताब आता था ना, तो पहले खोल के हम सारा फोटो देखते थे उसमें, कौन कौन कहाँ है, सब कुछ देखता था। यहाँ देखिए, हिंदी की किताब मेरे पास है, किसी पास इंग्लिश वाला हो तो उसमें भी होगा। यहाँ पे एक स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज दिया गया है। यहाँ पे वो सीरीज दिया गया है जिसमें ऐसे करके बनाया गया है, इसे ऐसे करके बनाया गया है। इसमें एक जगह H2O लिखा होगा, और फिर ऐसे करके बनाया गया होगा। ठीक है, ऐसा कुछ दिख रहा है आप लोगों को? हिंदी वाले किताब में पेज नंबर 268, इंग्लिश वाला दीजिए, वो में खोज देते हैं। 258 के 68 क्या है जी? है 268 है हिंदी, इंग्लिश वाले में 258। 258 पेज पर देखिए इस तरह का को बनाया गया है, दिखा सब कोई को? ठीक है, यहाँ देखिए, ये जो H2O है, शांति सुनिए, जो H2O है ये खुद एक वीक लिगेंड है। H2O क्या है? एक वीक लिगेंड है। तो ये वीक है, और इससे जितने भी कमजोर हैं सब के सब क्या हैं? वीक लिगेंड। H2O को पकड़ के इससे कमजोर वाले जितने सब क्या कहलाएंगे? वीक लिगेंड। और H2O के बाद जो होंगे वो क्या होंगे? स्ट्रॉन्ग लिगेंड। यानी अच्छा एक और बात और आसान कर देते हैं, ज्यादा कष्ट मत झेलिए। आपके सिलेबस के हिसाब से Cn-CO और इसके अलावा एक और लिख लीजिएगा NH3, लीजिए हो गया खत्म।
यही 3 गो से ज्यादातर क्वेश्चन होंगे। ये तीनों क्या है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, बाकी जो दिखे मोटा मोटी सब क्या होता है? वीक लिगेंड। अब ये स्ट्रॉन्ग और वीक क्यों है, इसके बारे में थोड़ी देर में अभी आपको चर्चा करेंगे हम, आपको और अच्छे समझ में आएगा कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड क्यों बताया गया है। ये अभी फिलहाल के लिए समझिए कि ऐसा कुछ दिखेगा, अगर बाइंडिंग एटम बॉन्ड करने वाला परमाणु कार्बन हो, नाइट्रोजन हो, तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, अब बाकी कुछ हो तो क्या है? वीक लिगेंड है। याद रहेगा इतना? ये स्ट्रॉन्ग, तो पॉलिंग ने क्या किया, लिगेंडों को दो भागों में बांट दिया, एक स्ट्रॉन्ग एक वीक। अगला पॉइंट क्या कह रहा है वो देखिए, a strong ligand have a tendency to pair up d electrons of metal cation or atom to provide the necessary orbitals for hybridization. On the other hand, weak ligand do not have tendency to pair up the d electrons. ये पॉइंट भारी है लेकिन हम समझा रहे हैं इसका मतलब क्या है, ध्यान सुनिए। मान लेते हैं कि क्लास में आप कुछ लोग, मैंने ऐसे बेंच पर बैठा हुआ है, पीछे का 2-4 गो बेंच खाली भी है और आगे के बेंच में लोग बिखर के बैठे हुए हैं। अब दो तरह के स्टूडेंट का नेचर मान लेते हैं। एक स्टूडेंट होता है दबंग टाइप का, वो आया किसी को उठा के उन्हें घसका के अलग कर दिया और अकेले बैठ गया एक बेंच पर। और दूसरा का जो थोड़ा डरपोक नेचर का है, डरपोक नहीं कहेंगे, मैंने शांत स्वभाव का है, पता चल कल सब कुछ झगड़ा कर लिया, जो शांत स्वभाव का है वो देखा कि जहां पे बैठल है वह बैठे, छोड़ो उसको, जहां पे जगह है वहां पे जाके बैठ गया। ठीक है ना? लिगेंड्स का भी वही सीन है। एक लिगेंड जो देखते हैं कि अगर कोई बिखर के है तब पहले उसको उठा उठा के एक वो सेट बनाते हैं, उसको अलग करते हैं और उसी में घुसते हैं जहां पे भीतर जगह बचा है वहां पे। और एक वो लिगेंड जिनको जहां से फ्री दिखेगा वहां से जाके बैठेंगे, उनको जाके जबरदस्ती का कुछ उठा के पुठा पटक नहीं करना है। यानी स्ट्रॉन्ग लिगेंड पेयरिंग कराएंगे, वो क्या करेंगे, वो रीअरेंजमेंट कराते हैं, उठा उठा के सेट लगाते हैं, अलग बिठाते हैं और तब उसी में से कोई जगह चुनते हैं। और वीक लिगेंड पहले से जो अवेलेबल जगह है वहीं पे जाके बैठ जाएंगे, उनको रीअरेंजमेंट नहीं कराना है। लिगेंड कितने तरह के हो गए? 2 तरह के। अब जरूरी है कोई एग्जांपल्स इसको समझना कि VBTI एक्चुअली कह क्या रहा है। ठीक है ना? एग्जांपल देके बता रहे हैं तब और अच्छे से। क्या वो क्या 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 फ्री कहाँ लिखे हैं कि नहीं? ये वाला, अरे ये हम समझा रहे हैं, अभी वही वहीं पे आ रहे हैं, वहीं पे आ रहे हैं। डी इलेक्ट्रॉन्स क्या वहीं पे आ रहे हैं, यही बोले इसके लिए पहले हमको एग्जांपल देना होगा। हम 2 कंपाउंड के एग्जांपल लेते हैं, ध्यान सुनिएगा। एक एग्जांपल हम ले लेते हैं FeCN6 4- का, ठीक है ना? और एक एग्जांपल हम लोग लेंगे FeCl6 4- का। किसी को अंतर दिख रहा है इसमें? CN6 स्ट्रॉन्ग लिगेंड है और Cl6 क्या है? वीक लिगेंड है। अब देखिए शुरू से कहानी बता रहे हैं क्या हुआ। आयरन सबसे पहले क्या किया कि आयरन मेटल बनने के चक्कर में अपना 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया। ठीक है ना? कैसे? आइए इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के देखिए, निकाल के दिखाएं कि दिख रहा है +2 है, निकाले। यहाँ पे आयरन पे कितना आएगा? +2 है, निकालिए देते हैं, छोड़िए हटाइए। यहाँ पे इसको x मानते हैं, इसका -6, उस पर चार्ज कितना है? -4। x बराबर क्या आ गया? +2। यहाँ भी वही तरीका होगा, यहाँ भी निकालिएगा तो x बराबर क्या आएगा? +2। यानी आयरन क्या किया, अपना 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया। आइए आयरन का कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं कि आयरन छोड़ के कैसे बनाया होगा। आयरन कितने नंबर पे होता है? 26। क्या होगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अच्छा 3p6 के बाद 3d वैसे ही रहेगा, पहले 4s2 और तब क्या भरेंगे? 3d6। आयरन हो गया। आयरन का कॉन्फ़िगरेशन यही है। अच्छा एक बात बताइए, जब 4s2 आ गया तो क्या 4p नहीं आया होगा? नहीं है इलेक्ट्रॉन, 4 स्टार्ट हो गया तो उसमें s भी होगा, p भी होगा, d भी होगा, है कि नहीं? अब कहेंगे कि इतना हो जाने के बाद इसको पूरा इतना बार हर बार नहीं लिखते हैं, इसको नजदीकी इनर्ट गैस के रूप में लिखते हैं, P6 के रूप में लिखे। ये P6 पूरा क्या हो गया? आर्गन। इसको तो ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं, आर्गन 3d6 4s2
4p0 और 4d। ये किसका कॉन्फ़िगरेशन है? आयरन का है। अब कहेंगे आयरन पे जो चार्ज है वो तो +2 है, यानी आयरन ने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया है। तो अब हम अगली बार बनाएंगे किसका फोटो? Fe2+ का कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। तो Fe अगर अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ता है तो किस जगह से छोड़ेगा? आउटर ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन निकालता है, सबसे बाहरी कक्षा से। तो इसके पहले 3 से निकालेगा या 4 से निकालेगा? 4 से निकालेगा। 3 से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, 4 से निकलेगा। तो आउटर सेल में 4 है, दुइयों को निकाला तो इसका दोनों निकाल देंगे। तो Fe2+ का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? आर्गन 3d6 4s0 4p0 4d। इतना करने के बाद बॉक्स डायग्राम बनाएंगे ताकि पता चले कि आखिर में इलेक्ट्रॉन है कहां। तब ना 6 गो CN आएगा तो 6 गो बॉक्स अवेलेबल कराएंगे उसको। तो चलते हैं इसका बॉक्स डायग्राम बनाने। इस आर्गन का बॉक्स नहीं बनाना होगा क्योंकि आर्गन तक तो पूरा फुल फील्ड वाली कहानी है, उसके बाद का ही बॉक्स बनाना है। तो आर्गन को ऐसे ही लिख लेंगे, आर्गन को ऐसे ही लिख लेंगे। और आर्गन के बाद डी में बताइए, डी में कितने बॉक्स बनते हैं? डी में 5 गो बॉक्स। एस में कितना बनता है? एस में 1 बॉक्स बनता है। फिर पी में कितना बनेगा? फिर डी में कितना बनेगा? ये भी डी है, ये भी डी है। इन दोनों डी में आप लोग अंतर समझ रहे हैं क्या है? ये डी जो है वो 3 का डी है और ये जो डी है वो किसका है? 4 का डी है। ठीक है ना? यानी ये इनर ऑर्बिटल का डी इस्तेमाल कर, अगर बाय द वे करते हैं तो इनर का इस्तेमाल करेंगे तो इनर ऑर्बिटल का डी होगा। ये आउटर ऑर्बिटल का डी है। ये हमारा क्या है? 4 का एस है और ये क्या है? 4 का पी है। इस चीज को याद रखिएगा, 11th में पढ़ाया गया था कि डी में 5 गो बॉक्स बनता है, एस में 1 गो बॉक्स बनता है, पी में 3 गो बॉक्स बनता है, एफ में 7 गो बॉक्स होता है। याद कर लीजिएगा इसको। अब इलेक्ट्रॉन भरने की बात आई। इलेक्ट्रॉन भरने के लिए एटॉमिक स्ट्रक्चर में 3 नियम बताए गए थे। एक पॉलिंग का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल था, आउबाउ प्रिंसिपल था और एक और था हंट्स रूल। 3 गो नियम मिला के हम लोग इलेक्ट्रॉन को फिल करना सीखे हुए थे 11th में। यहाँ पे कुल कितने इलेक्ट्रॉन है हमारे पास? 6 इलेक्ट्रॉन को भरना है तो दो को भर दें। एक एक करके पहले भरेंगे, एक एक करके इलेक्ट्रॉन भरते हैं। देखिए 1 2 3 4 5, सीधा भरेंगे, उल्टा अपोजिट स्पिन 6। क्या बन गया हमारा? 36 फुलफिल हो गया। अब 4s खाली, 4p खाली और 4d खाली। अब इतना तक तो इधर भी बनाना होता तो इतना बनाते और इस साइड भी बनाना होता तो इतना बनेबे करते। अब इसके बाद का काम देखना है। इसके बाद हम लोग क्या कहेंगे? टाइम हो गया। इसके बाद हम लोग क्या कहेंगे कि इसको भी कह रहा है कि इसको भी 6 बॉक्स चाहिए, ये भी कह रहा है हमको 6 बॉक्स चाहिए। दोनों के बॉक्स चुनने का तरीका क्या होगा? इन दोनों में अंतर क्या है? ये हमारा क्या है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। साइनाइड क्या है? एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या करता है कि पहले इनको कहेगा का कि देखो ये अकेले अकेले पड़ल है सब, जबकि एक बॉक्स की कैपेसिटी कितनी होती है? 2 इलेक्ट्रॉन रखने की होती है। तो कहेगा एक काम करो, पहले इसको पेयरिंग कराओ। तो ये करता क्या है कि पहले इस इलेक्ट्रॉन को उठा के इसको उठा के इसमें पेयर करा देगा और इस वाले को उठा के इसमें पेयर करा देगा। इसके पेयरिंग होने से ये दोनों खत्म हो गए कि नहीं? खाली हो गए ना? खाली हो गए। तो अब आपको 6 गो बॉक्स चुनना है क्योंकि कितने लिगेंड आ रहे हैं? 6 लिगेंड आ रहे हैं। तो 6 गो का चुनाव कैसे किया जाएगा? भीतर का 2 गो और ऐसे। यानी अगर मेरा लिगेंड स्ट्रॉन्ग है तो वो भीतर पेयरिंग कराएगा। और डी किसकी पेयरिंग करा रहा है? डी के इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग हो रही है। किसकी पेयरिंग हो रही है? डी की। यही बात उधर लिखा हुआ था, पूछिए वो डी की इलेक्ट्रॉन क्या लिखा हुआ है। वो क्या करता है? पहले डी के इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग कराता है, बॉक्स को अवेलेबल करवाता है और तब वो बॉन्डिंग करता है। अब यहाँ पे बताइए कौन कौन से ऑर्बिटल इस्तेमाल किए गए हैं? 2 गो इस्तेमाल हुआ है किसका? 2 ऑर्बिटल इस्तेमाल हुआ है किसका? डी का। 1 ऑर्बिटल इस्तेमाल हुआ है किसका? एस का। और 3 गो ऑर्बिटल इस्तेमाल हुआ है किसका? पी का। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या बना? D2sp3 इसका हाइब्रिडाइजेशन बना। कब? जब हमारा लिगेंड क्या था? स्ट्रॉन्ग था तब। अब दूसरा केस, अगर हम कहें कि मेरा लिगेंड क्या है? वीक है, अगर हमारा कमजोर लिगेंड हो तो फिर इस आयरन को 6 गो ऑर्बिटल अवेलेबल कराना होगा। अब इस बार हमको भीतर नहीं पकड़ना है क्योंकि उसके पास ताकत ही नहीं है भीतर वालों को पेयर कराने का।
तो वो कहेगा कि हम बाहर से पकड़ लेते हैं, हम यहां से पकड़ लेते हैं 6 गो। और इसके द्वारा ये जो यूज किया जाएगा, ए गो एस, 3 गो पी और 2 गो डी, इसका हाइब्रिडेशन क्या हुआ? sp3d2। और यहां पे हाइब्रिडेशन क्या हुआ है? d2s। दोनों केसेस में बनेगा ऑक्टाहेड्रल ही, लेकिन हाइब्रिडेशन दोनों का क्या है? अलग अलग आ गया। ठीक है ना? अब वो अवेलेबल कराने के बाद क्या होता है, इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, क्या होगा वो भी बाद में देखा जाएगा, वो भी एक एक करके जब क्वेश्चन बनाएंगे तो ये और क्लियर होगा। फिलहाल बताइए कि अभी जितना समझाए हैं ये सब समझ में आ गया आपको? फिर से एक बार आपको पूरे VBT का कंसेप्ट आपको दोबारा से रिमाइंड करा रहे हैं, सुनिए। लाइनस पॉलिंग ने ये कंसेप्ट दिया था और इसमें उन्होंने बताया था कि बॉन्ड बनाने के लिए सेंट्रल एटम जो है वो अपने ऑर्बिटल्स को अवेलेबल कराता है और लिगेंड्स आके उसमें अपना इलेक्ट्रॉन डालते हैं। ठीक है ना? अवेलेबिलिटी जो है वही साधारण, जब अवेलेबल करा के उसको फिर क्या कर देगा, हाइब्रिडाइज करेगा, मिक्स करेगा। जैसे अवेलेबल करा के इसको फेंटेंगे हम लोग, वो जब क्वेश्चन बनाएंगे तब आपको दिखाएंगे कैसे क्वेश्चन बना के फेंटा गया। इसको मिला के नया ऑर्बिटल बनाएंगे sp3 का, sp3d2 का। खैर वो पहले फेंट देगा, फेंटने के बाद तब वो आएंगे अपना इलेक्ट्रॉन इसमें डाल देंगे। लिगेंड्स दो तरह के होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है और एक वीक लिगेंड होता है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड वो हुए जो क्या करा दें, पेयरिंग करा दें, और वीक लिगेंड वो हुए जो पेयरिंग नहीं करा पाए। अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो भीतर का ऑर्बिटल का इस्तेमाल होगा, यानी कि इस्तेमाल होगा n-1 के d का इस्तेमाल होगा, n के s का इस्तेमाल होगा और n के p का इस्तेमाल होगा। माने जॉन हमारा n-s होगा, जॉना का s इस्तेमाल करेंगे, उससे ए को कम का d इस्तेमाल करेंगे। जैसे यहाँ पे 4 का s इस्तेमाल कर रहे थे तो 3 का d इस्तेमाल किए हैं। और अगर मेरा लिगेंड जो है वीक है तो हम n के s का, n के p का और n के d का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है ना? जितने पोस्टुलेट्स हैं बस आप उसी पोस्टुलेट्स को अच्छे से याद करके आइएगा। ठीक है ना? और अब हम लोग का क्लास कया ओपन हो रहा है? अभी के सूचना के हिसाब से क्लास हम लोग का 19 तारीख को खुल रहा है। बोलिए। हाँ, नहीं नहीं नहीं, वो एंटी क्लॉक पेयरिंग कराएंगे। हाँ पेयरिंग कराएंगे, एंटी क्लॉक कराएंगे। ठीक है ना? क्लॉक में नहीं कराएंगे। बोलिए, बोलिए जी क्या पूछ रहे हैं? आए? कब? 19 19